Hello dear students, I hope you are fine. Today we are going to do a very important paper of A-level accounting, that is February-March 2021 paper 1-2. तो इसको solve करते हैं. The first question is, a business values its inventory at the lower of cost and net realizable value. Which accounting concept is being applied? तो ये बात हमें मालूम है कि prudence principle tells us the same thing. लिहाजा prudence principle will be the answer. इसको shortest possible time में हम solve कर सकते हैं. The next is, on one May, Tom sold an old motor vehicle with a net book value of $10,000 to Arnold for $12,000. Arnold paid $7,500 by check and agreed to pay the balance by installments. What was the net effect of these transactions on Arnold's accounting equation? अच्छा बेटे, अब इसमें जो चैलेंज है बेसिकली वो ये समझने की कोशिश करना है कि द क्वेश्चन आस्क्स अस अबाउट आर्नल्ड. Look at this. Arnold, who is actually the purchaser and not the seller. ठीक हो गया. तो हमें सेलर की अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ ड्रॉ करनी है. एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ये है जी अकाउंटिंग इक्वेशन. अब जरा देखो, आर्नल्ड बाय कर रहा है 12,000 का, तो उसके एसेट्स में इंक्रीज होगा 12,000 का. जबकि आर्नल्ड पे कर रहा है चेक 7,500 का, तो उसके एसेट्स में कमी हो जाएगी 7,500 की. ठीक हो गया. तो नेट इफेक्ट कितना आया? 12,000 माइनस 7,500 इज, अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं स्क्रीन पर. सो इट्स 12,000 माइनस 7,500, 4,500. तो प्लस 4,500 इंक्रीज आ गया एसेट्स में. अब चलते हैं दूसरे कॉलम की तरफ. द नेक्स्ट कॉलम इज अबाउट लाइबिलिटीज. देखो, आर्नल्ड हैड टू पे 12,000 बट ही पेड एक्चुअली 7,500. तो 12,000 और 7,500 का डिफरेंस ले लो. 4,500 इज एग्जैक्टली द अमाउंट दैट ही इज गोइंग टू पे इन फ्यूचर. सो दिस इज अ लाइबिलिटी. जबकि ओनर्स इक्विटी जो है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है. ठीक हो गया. तो 4,500 माइनस 4,500 is equal to 0. So owner's equity पे effect नहीं आएगा. Hence the correct answer should be assets में increase आएगा 4,500, जबकि liabilities में increase आएगा 4,500 और owner's equity या capital पे no effect आएगा. So D is going to be the right answer. Now question number 3. Which item is not included as part of the capital cost of a new machine? So this is again very simple. हमें पता है कि capital expenditures are going to be included in the non-current assets value. तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा capital expenditure नहीं है. तो हमें ये C नजर आता है, interest on a loan used to pay the machine. This is going to be revenue expense जो कि हर साल पे करना है. लिहाजा C is going to be the answer. A, B और D ये तीनों हमारे capital expenditures हैं. तो ये आंसर्स A, B और D नहीं होंगे. C will be the answer. नंबर 4 देखें. Why does a business charge depreciation on its non-current assets? अच्छा बेटे, इसमें जरा देखो, तो ये जो आपको D नजर आता है, to spread the cost of the assets over their useful lives, this is actually the correct bookish definition of depreciation, which means कि A, B और C जो है ये myths जरूर है लेकिन ये definitions नहीं है. D is the correct definition. यहाँ पे ये बात भी समझ आती है कि whenever you are asked by the examiner to define depreciation, these should be the exact words of your definition in part D. तो इसमें D is the right answer, A, B और C नहीं है. नंबर 5 पे चलते हैं जल्दी से. देखो, नंबर 5 में आपको कहता है द नेट बुक वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफ अ कंपनी इज शोन. ओपनिंग बैलेंसेस आर गिवन, क्लोजिंग बैलेंसेस आर गिवन, दैट इज फाइन. और ये दोनों एसेट्स के बैलेंसेस हैं, व्हिच मींस कि हम एसेट अकाउंट बनाए तो ये सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं. तो वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर एन ओल्ड व्हीकल वाज ट्रेडेड इन एज पार्ट एक्सचेंज फॉर अ न्यू व्हीकल. द पार्ट एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द ओल्ड व्हीकल वाज $8,000. द रिमेनिंग परचेज प्राइस ऑफ द न्यू व्हीकल was $30,000 that was paid by check. What was the depreciation charge for the year? देखो, ये क्वेश्चन जो है इसके लिए थोड़ा सा आपको डिप्रीशिएशन के हवाले से नॉलेज रिक्वायर्ड है. हमारे पास जो रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन है, ये वाहिद मेथड है जिसके लिए आपको कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होती. नंबर 1, नो परसेंटेज रिक्वायर्ड. नंबर 2,
रीवैल्यूएशन मेथड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी नहीं होता, क्योंकि हम हर साल एसेट की वैल्यू में जो इंक्रीज या डिक्रीज आता है उसी को ले लेते हैं। अगर इंक्रीज आ रहा है तो एप्रिशिएशन के तौर पे एसेट में डेबिट कर देते हैं, और अगर डिक्रीज आ रहा है तो डिप्रीशिएशन के तौर पे एसेट में से डिडक्ट कर देते हैं। इस वजह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेजर अलग से मेंटेन नहीं किया जाता। सो डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट जो है इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड नहीं हैं। तो अब इस क्वेश्चन के स्टेम पे वापस चले जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर। आप देखो, आपको परसेंटेज में नहीं गिवन, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी ना ओपनिंग दी जा रही है ना क्लोजिंग दी जा रही है। सो इट इज अ हिंट कि क्वेश्चन नंबर 5 कैन बी सॉल्व्ड विद रीवैल्यूएशन मेथड। अब रीवैल्यूएशन मेथड का फार्मूला क्या है? आप सिंपली एक लेजर अकाउंट बनाते हैं एट नेट बुक वैल्यू, एसेट अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू, ओपनिंग डेबिट कर देते हैं, जो परचेज है वो डेबिट कर देते हैं, अगर डिस्पोजल है तो क्रेडिट कर देते हैं, नहीं है तो छोड़ देते हैं, और उसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाती है, और उसके बाद आपके पास क्लोजिंग आ जाती है। दैट इज इट। अब इसको देख लें। ओपनिंग आपके पास है 312,000 और क्लोजिंग आपके पास है 305,000। और परचेजेस हमारे पास दी हुई है, हमें देखो वो बता रहा है कि जो व्हीकल हमने ख़रीदा है उसके लिए ओल्ड व्हीकल ट्रेड इन किया 8,000 का, और 30,000 हमने बाय चेक पे किए। तो इसका मतलब है जो परचेजेस हैं वो दो चीज़ों से यहाँ पे मिलकर बनेगी। 8,000 इज द अमाउंट ऑफ पार्ट एक्सचेंज, और 30,000 इज द अमाउंट दैट यू आर पेइंग थ्रू बैंक। इसका मतलब है 38,000 की परचेजेस हुई। उसके अलावा डिस्पोजल की वैल्यू नहीं गिवन, तो विल कंसिडर कि ये अवेलेबल नहीं है। डेप्रिसिएशन इज व्हाट इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर। तो इसका मतलब है डिस्पोजल की एंट्री नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि डिस्पोजल के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ दी नहीं हुई, ना उसकी कॉस्ट बताई है और ना ही उसकी प्रोविजन बताई है कि हम फर्दर कैलकुलेट कर सकें द नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आप देख लो, कैलकुलेट कर लेते हैं। 312,000 प्लस 38,000 माइनस 305,000, तो रिजल्ट आता है जी 45,000। दिस 45,000 इज गोइंग टू बी योर डिप्रिशिएशन। सो सी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें। नंबर 6, द बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ business showed a credit balance of 4,520. This did not agree with the cash book. The following were discovered later on. अच्छा, हम एक काम करते हैं, जल्दी से साथ में ही पैरेलली BRS बना लेते हैं। आई होप कि आपको BRS के हवाले से सेंस है कि किस तरह से ये बनता है। मैं जल्दी से ब्रीफ ही कर देता हूँ। देखो, बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में वो एंट्री होगी जो कैश बुक में प्रेजेंट हो और बैंक स्टेटमेंट में प्रेजेंट ना हो। ठीक हो गया, बस इतनी सी बात आप माइंड में रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने ये माइंड में रखना है कि जो बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो रूल्स फॉलो करता है बैंक स्टेटमेंट के, जिसमें इंक्रीज क्रेडिट होता है और डिक्रीज डेबिट होता है। इट मीन्स कि जो हमारे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं वो हमारे लिए एसेट है, लेकिन बैंक उनको लायबिलिटी की निगाह से देखता है, बिकॉज बैंक हैज़ टू पे यू अपॉन डिमांड। जब आप चेक वगैरह लिखोगे या ATM कार्ड यूज़ करोगे तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो पैसे को, लिहाजा वो पैसा बैंक का नहीं, वो पैसा आपका है। तो आपके करंट अकाउंट्स आपके लिए तो एसेट्स हैं, बैंक के लिए वो लायबिलिटीज हैं। इसी वजह से बैंक नॉर्मल बैलेंस को क्रेडिट शो करता है और एब नॉर्मल बैलेंस को डेबिट, यानी ओवरड्राफ्ट को डेबिट शो करता है। ये दो बातें आपने माइंड में रखनी है। सो BRS बनाएंगे जी। सबसे पहले यहाँ लेंगे द बैलेंस, तो वो बता रहा है क्रेडिट बैलेंस। ये देखो, ये क्रेडिट बैलेंस 4,520, तो हम ले लेंगे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस 4,520। दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, अब जरा देखो नंबर 2 पे, नंबर 1 पे बैंक चार्जेस हैं जो कि कहाँ एंटर्ड नहीं है, had not been entered in cash book, which means कि ये कैश बुक में एंटर नहीं हुए, तो BRS में ये नहीं आएंगे, क्योंकि BRS में वो चीज़ आती है जो बैंक स्टेटमेंट में ना हो और कैश बुक में ऑलरेडी हो। तो A1 जो है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू BRS। नंबर 2 देखें, देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स पेड टू सप्लायर्स। अब जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, हमें ये बात पता है कि ये कैश बुक में प्रेजेंट होते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में एब्सेंट होते हैं, तो ये वो चीज़ है जो यहाँ आएगी। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग,
आप याद कर लें ये बात कि अनप्रेजेंटेड चेक्स आर ऑलवेज डेबिटेड इन बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो क्या करेंगे, 680 को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट, नंबर 3, dishonored check of 210 appeared on the bank statement। देखो कह रहा है appeared on the bank statement but not in cash book, तो क्या इसको BRS में जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नंबर 4, sales receipts of $750 had been entered in the cash book, cash book में entered है but did not appear on the bank statement, तो ये वो चीज़ है जो बैंक स्टेटमेंट में यानी BRS में जाएगी। That is 750। आप सोचो कि ये डिपॉजिट है या विड्रॉल है, सो इट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक, लिहाजा इसको हम क्रेडिट कर देंगे। सो वी हैव 2 क्रेडिट्स एंड 1 डेबिट। डेबिट को माइनस कर दें, क्रेडिट्स को ऐड कर दें एंड यू गेट योर आंसर। जल्दी से कर लेते हैं। सो 4520 प्लस 750 माइनस 680, इट इज गोइंग टू बी 4590। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज क्रेडिट और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से इट शुड बी डेबिटेड। 4590 डेबिट। अब कोई भी अकाउंट जब डेबिट होता है सो इट इज एक्चुअली एन एसेट, तो आप देखें आपके पास ये करंट एसेट आएगा 4590 का, 4590 करंट एसेट। बी इज द राइट चॉइस। ठीक है। अच्छा जी, लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। What may help a bookkeeper detect errors in the accounting records of a business? ये ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें अगर थ्योरेटिकली आप लोग साउंड हैं तो ये बहुत इजी होगा। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का पर्पस क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ये आंसर नहीं है क्योंकि वो एरर्स की बात कर रहा है, डिटेक्शन ऑफ एरर्स की। तो A1 इज नॉट द राइट आंसर। 2, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यस दिस शुड बी इंक्लूडेड इन योर आंसर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है रिपोर्टिंग करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना। तो अगेन ये पर्पस हमें नहीं चाहिए। ट्रायल बैलेंस क्या है? द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू इंश्योर अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ योर लेजर्स। तो यही आंसर है। सो द करेक्ट आंसर शुड इंक्लूड 1 and 4। तो सॉरी, नॉट 1, इट इज़ 2 and 4। तो ये बनेगा C पार्ट, 2 and 4। सो C इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं 8 पे। देखो क्वेश्चन 8 भी बहुत सिंपल है। वो बता रहा है परचेजेज लेजर का क्लोजिंग बैलेंस है। मैं यहाँ परचेजेज लेजर अकाउंट अगर बना दूँ तो परचेजेज लेजर कंट्रोल अकाउंट हमें मालूम है कि इसमें इंक्रीज़ क्रेडिट होता है, डिक्रीज़ डेबिट होता है, और जो परचेजेज हैं वो परचेजेज जर्नल जिसको कहते हैं वो क्रेडिट होती हैं, और जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो हमेशा इस साइड पे आता है। ठीक हो गया। अब ये बेसिक्स हैं, आई होप ये आपको आती होंगे। तो ज़रा देखो, वो कहता है कि इस वक्त क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है 163,762, जबकि वो साथ में ये बता रहा है कि द परचेजेस जर्नल हैज़ बिन अंडरकास्ट 1000 से। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं परचेजेस यहाँ पे पहले लिखी हुई थी 10,000, तो वो कहता है ये 10,000 नहीं है, ये 1000 से कम लिखी हुई है, विच मीन्स कि ये 11,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है 11,000 ये इंक्लूड होगी। 11,000 का मतलब 1,000 फर्दर इंक्लूड होगा, जिससे होगा क्या कि जो आपका ग्रैंड टोटल है इट इज़ गोइंग टू गो अप बाय 1,000। हेंस द अफेक्ट ऑफ दिस विल बी एडेड इनटू योर क्लोजिंग बैलेंस। तो ये भी 1,000 से ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 164,762। सो 8 का C इज़ द राइट आंसर। नंबर 9, A business has calculated its draft profit for the year as $15,000। इसको जल्दी से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारा प्रॉफिट है $15,000, जिसमें कुछ एरर्स हैं। अब वो एरर्स क्या हैं? जनरल एक्सपेंसेस अंडर कास्ट हुआ है। तो जब एक्सपेंसेस अंडर कास्ट है तो प्रॉफिट ओवर कास्ट था। अब जब इसको ठीक करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम योर प्रॉफिट 600। नंबर 2, द सेल्स जर्नल का टोटल is 55690 had been posted to the sales account as 56590। अब जरा गौर करें, आपकी सेल्स हैं 55 लेकिन आप लिख रहे हो 56, तो इसका मतलब आप ओवरकास्ट कर रहे हो। कितनी अमाउंट से कर रहे हो? दोनों का डिफरेंस ले लो। 55690
माइनस 56590 सॉरी 56590 56590 it is going to be 900. So 900 से your sales are being overcast. अब जब इसको ठीक करोगे तो सेल्स कम हो जाएंगी, लिहाजा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा. सो कितनी से? 900 से. नंबर 3 में कहता है रिपेयर्स टू व्हीकल 1100 है और ये एक ऑपरेटिव एक्सपेंस है. ये व्हीकल की कॉस्ट अकाउंट में डाल दिया और एक्सपेंसेस में नहीं डाला, विच मीन्स कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो अंडर कास्ट हैं. तो जब आप एक्सपेंसेस को ठीक करेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा. नंबर 4 देखें. नंबर 4 इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. वो कहता है सैलरीज अकाउंट है जिसमें इंक्लूड कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2400. तो देखो दोनों एक्सपेंसेस हैं. हालांकि ये एरर है लेकिन दिस एरर इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर प्रॉफिट क्योंकि दोनों एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं. लिहाजा इस 4th को हम इग्नोर कर देंगे. अब सिंपली आपने इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कर देनी है एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर. तो जल्दी से कर लेते हैं. 15,000 minus 600 minus 900 minus 1100. So you are going to get 12,400 as your new profit. 12,400, yeah, this one. So 9 का आंसर बनेगा A, 12,400. नेक्स्ट चलें जल्दी से. A sole trader maintains a provision for doubtful debts at 5% of trade receivables. Provision for doubtful debts at the start of the year was this 2750. The following information is now available. Trade receivables इतने हैं. Irrecoverable debts written off during the year इतने हैं. What is the effect on the profit for the year due to the change in the provision for doubtful debts? अब इसको दोबारा करने की ज़रूरत है. ओके देखो 5% हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं. तो हम सिंपली क्या करेंगे, आपके जो इस 5% हमारे डाउटफुल डेट्स हैं. सॉरी मैंने ट्रेड रिसीवेबल बोल दिया गलती से. डाउटफुल डेट्स की परसेंटेज है 5%. अब हमें ये मालूम है कि जो फार्मूला है बेसिकली वो है न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन. न्यू माइनस ओल्ड मैं क्लास में हमेशा आपको कराता रहा हूँ, तो आई होप यू रिमेंबर. जो ओल्ड प्रोविजन है दिस इज़ गिवन एज 2750. ये देखें 2750. तो हम यहाँ ओल्ड प्रोविजन लिख रहे हैं 2750. और जो न्यू प्रोविजन है इसका एक फार्मूला है. फार्मूला क्या है? फार्मूला है नेट डेटर्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रोविजन. नेट डेटर्स. अब देखो ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स आपको गिवन है 37,500, इसके बारे में बता रहा है इररिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर. इसका मतलब है कि ये 500 हैज़ ऑलरेडी बिन रिटर्न ऑफ. तो इसका मतलब हुआ 37,500 आपके नेट डेटर्स हैं. इन पे आप 5% ले लो तो देखो न्यू प्रोविजन कितनी आती है. अभी ले लेते हैं जी 37,500 का 5%. इट इज़ 1875. अब देखो न्यू प्रोविजन 1875 है जबकि ओल्ड प्रोविजन 2750 है. इस दोनों को माइनस करें, आंसर डिक्रीज के तौर पर आएगा. 1875 में से माइनस करें 2750, द आंसर इज़ -875. अब देखो प्रोविजन माइनस में जा रही है तो हमें ये पता है कि जब प्रोविजन डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है. सो इट इज़ गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर प्रॉफिट. 875 से आपका अफेक्ट ऑन प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज बाय 875. सी. सो सी शुड बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 में जल्दी से चले जाते हैं. Isarba, okay, has a financial year end on 31 December. On 31 March 2020, she transferred her private vehicle to the business at a value of 12,000. Her profit for the year was this 7,800. Her cash drawings was this. Depreciation was this. She also took goods for her own use with a cost price of 1,000 and a selling price of 2,000. अब ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देने के बाद वो आपसे कहता है कि क्लोजिंग कैपिटल निकालो. देखो ना 31 दिसंबर 2020 दिस इज़ द क्लोजिंग डेट. तो आपसे कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल निकालो. अब हमें चला जाना है एक्विटी वाले मेथड के ऊपर. अगर आपको याद हो तो जो ओनर्स एक्विटी आप बनाते हो अपनी बैलेंस शीट में वो कैसे होती है. सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल लिखते हो, इसमें आप ऐड कर देते हो नेट प्रॉफिट.
और अगर कोई लॉस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हो लॉस। ठीक है जी, उसके बाद आप इसमें से ड्राइंग्स माइनस कर देते हो। बाय दिस यू गेट क्लोजिंग कैपिटल। बस यही आपका आंसर होगा। कैसे करेंगे जी, देखें प्राइवेट व्हीकल 12,000 है, ओपनिंग बैलेंस 12,000। उसके बाद नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर दे रहा है 7,800, ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखें ड्राइंग्स की बात कर रहा है, नहीं डिप्रिशिएशन की बात कर रहा है बच्चों। अब जो बल्कि पहले देख लेते हैं कैश ड्राइंग्स। ये जो कैश ड्राइंग्स है 8,000, इसको ड्राइंग्स में डाल दो। अच्छा बेटे, ये जो बात है ना, डिप्रिशिएशन ऑफ 900 हैड बीन प्रोवाइडेड ऑन द व्हीकल, दिस सिंपली डिनोट्स द फैक्ट that the depreciation, the amount of 900 has already been adjusted in this $8,000 value of profit। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है ये फाइनल है, इसके अंदर से मज़ीद डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होनी, क्योंकि डेप्रिसिएशन हैड बिन प्रोवाइडेड। ठीक हो गया, तो इस 900 को आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे स्किप आउट कर देना, इट इज़ नॉट रेलिवेंट। नेक्स्ट वो कहता है कि गुड्स हमने ड्रॉ की, विड्रॉ की, फाइन, जिसकी कॉस्ट 1,000 है और सेलिंग प्राइस 2,000 है। तो ये बात भी कॉमन सेंस की है कि ऑनर अपने आप को सेलिंग प्राइस चार्ज नहीं करते बल्कि कॉस्ट चार्ज करते हैं व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग गुड्स फॉर देयर पर्सनल यूज़। तो सिंपली क्या करेंगे, इस ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे 1,000, सो इट इज़ गोइंग टू बी 9,000। चलें जी, अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12,000 plus 7,800 minus 9,000, so the closing balance of capital is going to be 10,800। ये है जी D, 10,800। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। At the end of his first year of trading, the trader lost all of his inventory in a fire. He knows the values of sales and purchases and wishes to calculate the value of the inventory lost. Which ratio should he use? Gross margin, profit margin, trade payables turnover और trade receivables turnover। अच्छा, अब देखो इसमें जो रेशोज़ आपको चारों गिवन है, इसमें से कौन सी है जिसका ताल्लुक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ है? तो क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये जनरल सा फार्मूला है। और जो CGS है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री भी आती है, परचेजेस भी आती हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आती है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि क्वेश्चन रिक्वायर कर रहा है कि इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम नहीं है जो कि हमने निकालनी है, विच मीन्स कि हमें इन दो फिगर्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये दो फिगर्स जो हैं वो आएंगे मार्जिन से, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। जो प्रॉफिट मार्जिन है नेट प्रॉफिट से रिलेटेड, ये इस पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सपेंसेस के का डिफरेंस है, तो इस वजह से ये नहीं आएगा। और ट्रेड पेएबल्स और रिसीवेबल्स अगेन दे आर नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होना चाहिए ए, ग्रॉस मार्जिन। आगे चलते हैं, नंबर 13। तो नंबर 13 को भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। X and Y were in partnership sharing profits and losses equally. Z was admitted as a partner and the profit and loss sharing ratio was XYZ। अच्छा बेटे, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन है एडमिशन का, और 2021 में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वाज अ पार्ट ऑफ AS सिलेबस, लेकिन अब सिंस 2023 दिस पर्टिकुलर चैप्टर हैज़ बीन मूव टू A2, तो इसको स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ नॉट रेलिवेंट। 14 पे आ जाएं। Which items would appear in the partnership's profit account, appropriation account, in the absence of a partnership agreement? अब देखो, जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली जो एक्ट है वो फॉलो होता है। ठीक है, और एक्ट क्या कहता है? एक्ट कहता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर जो होगा वो डिवाइड होगा इक्वली।
अमंग पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा, सैलरी नहीं होगी। तो एक सिंपलेस्ट अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, डेफिनेटली दिस इज़ द बेस ऑफ अप्रोप्रिएशन, ये आएगा। और जो नंबर 2 और नंबर 3 हैं, ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एग्रीमेंट का पार्ट हैं, पार्टनरशिप एक्ट का पार्ट नहीं है। और नंबर 4 जो है पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एक्ट। तो इस वजह से हम कहेंगे 1 and 4 शुड बी इंक्लूडेड इन योर आंसर, और वो बनता है ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर 15, एनी एंड बर्नी have been in partnership for some years, sharing profits and losses in the ratio of 2:1. On 1 January 2020, they decided to introduce interest on drawings. The annual interest on drawings for the year ended 31 December 2020 was $1,300 for Annie and $800 for Bernie. Which effect did this change have on the balance on Annie's account? अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 वेरिएशंस या वर्जन्स चाहिए होंगे। एक होगा विद इंटरेस्ट और एक होगा विदाउट इंटरेस्ट। तो हम पहले विदाउट पे जाते हैं, विदाउट इंटरेस्ट परसेंटेज, और दूसरा है विद इंटरेस्ट परसेंटेज। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। देखिए, अगर विदाउट पे हम जाएं तो यहाँ देखिएगा आपको प्रॉफिट बता रहा होगा कि प्रॉफिट कितना है। अच्छा, नहीं बताया, प्रॉफिट नहीं बताया तो हम अज्यूम कर लेंगे। अगर नहीं बताया तो लेट्स अज्यूम कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 10,000 है। इसको 1,000 भी कर सकते हैं, एनी अमाउंट, जो भी कोई रैंडमली अमाउंट आप ले सकते हैं वो ले लें। ज़्यादातर जब हम अज्यूम करते हैं तो हम सिंपलेस्ट अमाउंट्स लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। तो मैं 1,000 ले लेता हूँ ऐसा। ठीक है, अच्छा, अब विदाउट इंटरेस्ट वाले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ही नहीं, लेकिन विद इंटरेस्ट वाले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होगा। तो इसमें तो है नहीं विदाउट वाले में। और विद वाले में कितना है, 1,300 टू फॉर एनी और 800 टू बर्नी। ठीक हो गया। तो अभी हमारा बन गया 1,000 and 2,100, it becomes 2,100, 3,000 बल्कि 3,100, जबकि ये सिर्फ 10,000 1,000 ही रहेगा। ठीक हो गया। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो है 2:1। तो इसको 2:1 से डिवाइड कर दें, यानी 2/3 and 1/3 से, और इसको भी डिवाइड कर दें। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 इज 666, और दूसरा कर लें तो 333 आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जाएं तो 3,100 मल्टीप्लाई बाय 2 divided by 3 is 2,066, और दोबारा जाएं 3,100 मल्टीप्लाई बाय 1 divided by 3, it's 1,033। ठीक है, अब ज़रा एक दफ़ा क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। Which effect did this change have on the balance on Annie's current account? सिर्फ एनी का करंट अकाउंट बना लेते हैं। तो एनी का करंट अकाउंट बनाया बिफोर एंड आफ्टर दोनों सिनेरियोज में। तो आप देखें, एनी के करंट अकाउंट में जो प्रॉफिट का पार्ट है, अगर हम चले जाएं इस वाले विदाउट इंटरेस्ट वाले में, तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है एनी को सिर्फ 666 और कुछ नहीं है। जबकि दूसरे अकाउंट में जो विद वाला है, विद इंटरेस्ट वाला, विद इंटरेस्ट परसेंटेज वाला, उसमें एनी का जो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है वो भी डेबिट होना,
आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होता है। और जो एनी को प्रॉफिट मिल रहा है वो भी क्रेडिट होगा, तो एनी का प्रॉफिट है 2066, भी ले जाएं, क्रेडिट कर दें। अब आप डिफरेंस ले लें, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस ले लें, ये इस जगह, तो ये आएगा 2066 माइनस 1300 इज इक्वल टू 766। जबकि इधर चले जाएं तो इधर प्रॉफिट है 666, तो क्लोजिंग बैलेंस आया 666। अब दोनों का डिफरेंस ले लें, इन दो अमाउंट्स का डिफरेंस ले लें, तो आपको डिफरेंस 100 का नज़र आता है, और वो भी अपवर्ड, डिफरेंस जाता है अपवर्ड, ऊपर जा रहा है। तो देखें, इंक्रीज ऑफ 100, इंक्रीज ऑफ 100, दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, नंबर 16, इट इज़ गोइंग टू बी ईजी। The total of shareholders' equity on 31 December 2019 was 45,500. इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इधर। अच्छा, आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 45,500। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो इक्विटी को इम्पैक्ट करती हैं। अब देखो, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे इक्विटी में। कंपनी में इट इज़ अंडरस्टूड कि जब इक्विटी की बात होती है तो इक्विटी और रिजर्व्स दोनों एज अ कपल हम बात करते हैं। इक्विटी एंड रिजर्व्स बोथ आर वन यूनिट, ठीक है। तो जब भी इक्विटी से रिलेटेड बात हो, आपको उसे रिजर्व्स के साथ ट्रीट करना है अनटिल के वो शेयर कैपिटल की वैल्यू पूछे। देखो, अगर वो शेयर कैपिटल की वैल्यू पूछता है तो उसमें डेफिनेटली रिजर्व शामिल नहीं होंगे, लेकिन जब तक वो शेयर होल्डर्स इक्विटी की बात करेगा तो इक्विटी इज़ अ कॉम्पोजिट टर्मिनोलॉजी विच इंक्लूड्स शेयर कैपिटल एज वेल एज रिजर्व्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों का इशू ये आया था कि उन्हें रिजर्व्स का मालूम नहीं था। तो 45,500। अब इसके अंदर देखो, नंबर 1 देखें, इशू हो रहे हैं 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ऑफ 1.25। तो हम 1.25 जो उसकी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 को, और 12,500 जो है वो इधर आ जाएगा। अब उसमें बच्चे फिर कंफ्यूज होंगे कि पार वैल्यू जाती है कैपिटल में, तो बिल्कुल पार वैल्यू कैपिटल में जाती है, तो ऊपर का जो 0.25 प्रीमियम है वो प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, और प्रीमियम खुद एक रिज़र्व है, और रिज़र्व्स जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल हैं इक्विटी का। तो चूँकि वो इक्विटी के बारे में हमसे पूछ रहा है तो इस वजह से हम रिज़र्व्स को भी ऐड कर देंगे उसके अंदर। तो हमने डायरेक्ट क्या किया, 1.25 ले लिया, जिसके अंदर प्रीमियम भी शामिल है। नेक्स्ट वो कहता है बोनस इशू। आप देखो, बोनस इशू क्या है, एक रिज़र्व में से माइनस होता है और दूसरी तरफ जाके वो ऐड हो जाता है कैपिटल में, लिहाजा इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो हम इसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। बिल्डिंग्स की बात कर रहा है कि रीवैल्यू हुई, तो रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है 250 से 265 पे, तो 15,000 ऐड कर दें 15,000। फिर प्रॉफिट है, ऐड कर दें 20,400। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगेन ट्रांसफर टू रिजर्व्स में क्या होता है, एक रिजर्व से पैसे निकलते हैं दूसरे में चले जाते हैं, लिहाजा इक्विटी में इम्पैक्ट नहीं आता, तो ये छोड़ देंगे। और आखिर में वो कहता है प्रोपोज डिविडेंड, तो प्रोपोज डिविडेंड इज़ नाइदर इक्विटी नो रिजर्व्स, तो इसको छोड़ दें। दैट्स इट। इन सारी अमाउंट्स को एड अप कर लें एंड यू विल गेट योर आंसर। देख लेते हैं। ओके, 93,400 ये है। सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नंबर 17। अच्छा, नंबर 17 में वैल्यूज़ आपको दे देता है और फिर कहता है नेट कैश निकालो। अब देखो, नेट कैश जो है वो आपने AS बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा कि नेट कैश का फार्मूला जो है वो नेट कैश इज इक्वल टू इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। दैट्स इट। आपने AS बिजनेस में बजटिंग में कैश बजट पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो हम वहाँ अप्लाई करते थे। तो ज़रा देखें,
रीपेमेंट ऑफ डेटर्स इट इज़ एन आउटफ्लो, तो हम इसको आउटफ्लो में लिख देते हैं। उसके बाद रिसीट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इनफ्लो है, इसको इनफ्लो में लिख देते हैं। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स परचेज बाय चेक आउटफ्लो है 3 लाख, इधर लिख देते हैं आउटफ्लो में। उसके बाद नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स इज नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो, छोड़ दें। डिस्पोजल प्रोसीड्स इज एन इनफ्लो, इनफ्लो में डाल दें। और आखिर में रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो, सरप्लस है ये रिजर्व है जो भी है, इसका कैश से कोई ताल्लुक नहीं। तो एडअप कर लें जनाब, इनफ्लोज 560 हैं 5,60,000 और आउटफ्लोज आपके 3 लाख हैं, दोनों में डिफरेंस आ रहा है 60,000 का, 2,60,000 का। नो सॉरी, दिस इज़ माई बैड, ये 5 लाख है, ये 5 लाख, दोनों के दरमियान डिफरेंस ले लें 60,000 का आता है। दिस इज़ योर आंसर, 60,000 आपको ये नज़र आता है ए में। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज़ ए। आगे चलें जी 18th में, वट इज़ इंक्लूडेड इन द रिजर्व्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, ये आई होप कि मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी योर शेयर प्रीमियम रिजर्व्स का पार्ट है, ऑर्डिनरी शेयर्स एक्विटी का पार्ट है, प्रेफरेंस शेयर्स एक्विटी का पार्ट है, डिबेंचर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का पार्ट है। सो शेयर प्रीमियम रिजर्व्स में चला जाएगा, 18 का आंसर डी होगा। 19 विच रेशो विल हेल्प अ बिजनेस assess its ability to meet its immediate cash requirements। immediate cash requirements की बात हो रही है, तो liquid ratio इसका आंसर होगा, liquid या acid test ratio B। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ बिजनेस वॉज अवेलेबल एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। 5 years बैंक लोन बता रहा है $20,000 जो कि रीपेएबल है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, तो इसका मतलब है 20,000 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो पर ईयर इंस्टॉलमेंट आ जाएगी $4,000। अब देखो कॉमन सेंस की बात है कि ऑल्दो के 5 years लोन इज़ अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लेकिन जब हम उसको डिवाइड करते हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, रादर अ करंट लाइबिलिटी, क्योंकि वो 12 months के अंदर अंदर पे करनी होती हैं। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हुए और गलतियाँ की बेस्ड ऑन दिस मिसकॉन्सेप्शन, इसको हम अभी कर लेते हैं। देखें, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्री है 20,000 और ट्रेड रिसीवेबल है 35,000 और हमारे पास है रेंट रिसीवेबल 3,000। इसको डिवाइड कर देंगे। ओवरड्राफ्ट आपके पास है 8400 बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में, इट्स अ लाइबिलिटी। इसके अलावा करंट ट्रेड पेएबल 15,000 इज अ लाइबिलिटी। उसके अलावा ये जो 20,000 था, इसको जब 5 पे डिवाइड करोगे तो पर एनम इंस्टॉलमेंट आएगी 4,000, ये भी ऐड करना है इधर, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। चलें अब इसका जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। इट्स 58,000 डिवाइडेड बाय कितना बनता है 8400 प्लस 15,000 प्लस 4,000, ये बना 27,400 और ये बना 58,000। चलो आंसर निकाल लेते हैं। $2.11 या 2.12 ये है जी 2.12। I hope it is understandable. Question number 21. A manufacturing company pays its production employees basic wages at the same hourly rate every week. It also pays them a bonus based on achieving production targets. ठीक है, तो इसमें देखो जो hourly rate है ये तो आपको पता है प्योरली वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन जो बोनस स्कीम है
दिस इज़ गोइंग टू बी योर फिक्स कॉस्ट। तो जब वेरिएबल और फिक्स दोनों को ऐड करते हैं तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट वजूद में आती है। सो इट इज़ गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 21 इज़ बी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो एफको से रिलेटेड है, एवरेज कॉस्ट मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसको कर लेते हैं। देखें, आपके पास यूनिट्स हैं, आपके पास पर यूनिट है, आपके पास टोटल्स हैं। तो क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं जल्दी से। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 4560 प्लस 4000 प्लस 2640। तो ये जो टोटल का कॉलम आपके सामने है डॉलर वैल्यूज़ का 11,200 आता है, 280। चलो अब करो 11,200 डिवाइडेड बाय 280, 40 यूनिट्स, $40 पर यूनिट। अब कितने यूनिट्स हैं जी, देखें हमारे पास टोटल यूनिट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं 280, जिसमें से वो इशू कर रहा है 240। तो बाकी कितने बच रहे हैं, 280 माइनस 240, 40 यूनिट्स बाकी बच रहे हैं एट द रेट ऑफ 40 ईच। तो 40 पर यूनिट है डॉलर्स में, इसको मल्टीप्लाई कर दें 40 यूनिट से तो 1600 आपके पास डॉलर्स में आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, $1600। आगे चलते हैं जी, नंबर 23, द बजटेड डेटा हैज़ बिन गिवन। अच्छा, प्रोडक्शन लेवल्स एंड वेरिंग प्रोडक्शन लेवल्स हैं, वेरिंग कॉस्ट्स हैं, और वो कहता है बजटेड फिक्स कॉस्ट निकालो। तो बेटा ट्रेडिशनल एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स है ये, जल्दी से ये भी देख लें। देखो, हमें पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। द फॉर्मूला ऑफ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, जिसको आप इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कॉस्ट पढ़ते हो, वो एक्चुअली पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, और वो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो इकोनॉमिक्स A2 में, AS में A2 में पढ़ते हैं बच्चे। सो चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, अब देख लो चेंज इन कॉस्ट कितना है, 406, 546, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, यानी इन दो अमाउंट्स का डिफरेंस लेंगे तो चेंज इन कॉस्ट आ जाएगा। चेंज इन कॉस्ट है 140, चेंज इन क्वांटिटी ले लें, इन दोनों का डिफरेंस 10,000 है। देखें जी, 140,000 डिवाइड बाई 10,000, 14 पर यूनिट। अब 14 पर यूनिट अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट है तो इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा 15,000 क्वांटिटी के साथ, तो आपके पास आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो करते हैं, $15,000 मल्टीप्लाई बाय 14, 2,10,000। जबकि यहाँ देखें टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, 406। तो आप 2,10,000 और 406 का डिफरेंस ले लें। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के दरमियान में टोटल फिक्स कॉस्ट आती है, ले लें जी। 210 minus 406 equals 196. So 196 is going to be, ये A part है, 196 is going to be your fixed cost. दोबारा देख लें इस चीज़ को, मैं जूम आउट करता हूँ, इस सारे मेथड को दोबारा देख लें। अक्सर बच्चों को ये मेथड नहीं आता। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली। कैसे निकाली, इस फार्मूला से, ये इस फार्मूला से, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। जब हमने निकाल ली पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, तो फिर हमने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया टोटल यूनिट्स के साथ, उससे हमारे पास आंसर आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट हमारे पास गिवन थी, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस था वो निकला फिक्स्ड कॉस्ट के तौर पे।
नंबर 4 देखें, 24 देखें, क्वेश्चन नंबर 24। इन मार्च अ कंपनीज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वाज $2 पर मशीन आवर, इन अप्रैल दिस रेट इंक्रीज्ड। अब ज़रा देखो OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का OAR का फार्मूला है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। सिंस इट इज़ टॉकिंग अबाउट OAR एज पर मशीन आवर्स, ये देखें पर मशीन आवर्स, तो यहाँ बजटेड आवर्स जो होंगे वो मशीन से रिलेटेड होंगे। मैं M लिख रहा हूँ साथ में। अच्छा देखो, वो कहता है कि $2 से जो $2 पर मशीन आवर था वो इंक्रीज़ हो गया। इन अप्रैल दिस रेट इंक्रीज्ड। अब जब रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, या तो आपका न्यूमरेटर इंक्रीज़ हो रहा है या फिर आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हो रहा है। तो यही देख लेते हैं ABCD में से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है। नंबर A में देखो, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस फॉर द फैक्ट्री। अब फैक्ट्री इंश्योरेंस जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसका मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास ये लिखे हुए हैं, तो ये न्यूमरेटर को बढ़ा देंगे, न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे तो आंसर OAR में इजाफे के तौर पर आ जाएगा। तो विदाउट इवन कंसिडरिंग B, C एंड D, माई आंसर इज़ एक्चुअली A, क्योंकि B, C और D जो है वो न्यूमरेटर को इंक्रीज़ नहीं कर रहे। हाँ, ये देखना ज़रूरी है कि क्या B, C और D में कोई डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ कर रहा है। अगर कोई डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ करेगा तो फिर वो एक कॉज ऑफ कंसर्न होगा, क्योंकि फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ज़रा देखें, B में वो कहता है आवरली पे रेट ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स। अब देखो, प्रोडक्शन वर्कर्स का जो आवरली रेट होता है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट है, और यहाँ हम डायरेक्ट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते, तो B इज़ नॉट एन आंसर। C में वो कहता है नंबर ऑफ एक्चुअल मशीन आवर्स वर्कड। अब देखो, एक्चुअल मशीन आवर्स की बात हो रही है, जबकि यहाँ इस फार्मूला में हम ले रहे हैं बजटेड आवर्स, तो ये भी आंसर गलत है। और D में नंबर ऑफ बजटेड मशीन आवर्स है। अब नंबर ऑफ बजटेड मशीन आवर्स अगर इंक्रीज करेंगे, ये देखो ये जैसे आ रहा है, ये मैं हवर कर रहा हूँ इसके ऊपर, इंक्रीज्ड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने कहा कि जब डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो OAR बढ़ाएगा, तो ये आंसर भी गलत है। इसलिए द राइट आंसर शुड बी A। 25, जल्दी से आ जाते हैं 25 पे। A business absorbs its overheads on the basis of machine hours. The following information is available, ठीक है। अब वो कहता है बताएं जी क्या हालात होंगे। ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड अंडर हैं या ओवर है, तो कोई मसला नहीं। आपके पास बजटेड डेटा भी अवेलेबल है, एक्चुअल डेटा भी अवेलेबल है। सबसे पहले आपको OAR निकालना, बजटेड OAR। फॉर्मूला क्या है जी, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। इससे आपके पास आ जाएगा बजटेड OAR। पर मशीन आवर, पर मशीन आवर। अच्छा, फार्मूला देखें, फार्मूला है जी बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक्चुअल कितने हैं ये देखो, ये एक्चुअल का कॉलम है और एक्चुअल ओवरहेड्स दिया हुआ 564,000, 564, यहाँ लिख दिया 564। और ये तो बजटेड FOH है, इसका यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। कैसे करेंगे जी, 80 हमारे पास है OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। अब देखो एक्चुअल आवर्स आपको ये दिया हुआ है, एक्चुअल के अंदर ये 6700, इससे मल्टीप्लाई करना, 536,000 मैंने। तो हमारे बजट के मुताबिक हमारा एक्सपेंस होना चाहिए था 536, लेकिन हुआ 564, तो इसका मतलब हमारा बजट कम था और एक्चुअल एक्सपेंस ज़्यादा हुआ। डिफरेंस ले लें दोनों का, 28,000।
तो हमारा बजट 36 का था लेकिन एक्सपेंस 64 हुआ, तो हमारा बजट जो है वो अंडर है, इसको लिखेंगे अंडर एब्जॉर्ब। ये है जी अंडर एब्जॉर्ब 28,000, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। 25 का आंसर है डी। 26 देख लें, विच सिचुएशन इज नॉट यूजुअली सूटेबल फॉर द यूज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ये प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग की एप्लीकेशन क्या है, ये हमें स्पेशल ऑर्डर की प्राइस कोटेशन में हेल्प करता है। ये जो बी वाला है ये मार्जिनल कॉस्टिंग है। सी वाला जो है जब शॉर्टेज हो जाती है, आपको याद होगा हमने लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा था, ये लिमिटिंग फैक्टर की एप्लीकेशन भी मार्जिनल में आती है। और तीसरा जो है वो मेक और बाय, मेक और बाय डिसीजंस में भी हमें मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है। तो बी, सी और डी तीनों तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हैं, लेकिन जो ए है दिस इज एक्चुअली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की एप्लीकेशन है जिसमें हम प्राइस कोट करते हैं, जॉब कॉस्ट शीट बना के जो प्राइस हम कोट कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो नॉट पे ये सूट करता है ए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 इज ए। ओके जी, कम टू क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में सेलिंग प्राइस इज गिवन एज 53 और हमसे वो कहता है आप निकालो बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट। सो द बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट विल बी कैलकुलेटेड एज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है ये है जानना ज़रूरी। देखो फिक्स कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की 21 है और सेलिंग की 5 है। 21 + 5 बिकम्स 26 और 10,000 यूनिट्स आर अवेलेबल। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 26 बिकम्स 2,60,000। तो फिक्स कॉस्ट आ गई 2,60,000 डिवाइड बाय प्राइस। तो देखें सेलिंग प्राइस आपको यहाँ दी हुई है 53। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है देखें 22, then 2, then it is 1। okay, so 22, 2 and 1 ये बन गया 25। सॉल्व कर लें जल्दी से, आंसर निकल आएगा। 53 minus 25 it is 28, तो 260,000 divided by 28। 9286 D is the right answer. I hope it is understandable as well. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द बजटेड इनकम स्टेटमेंट ऑफ जे लिमिटेड शोज द फॉलोइंग। सेल्स दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट है, और व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो कहता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो बुकिश फार्मूला है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। ठीक हो गया। हमारे पास इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल्स आर नॉट प्रेजेंट लेकिन एक्चुअल सेल्स आर गिवन। तो CS रेशो एक कॉन्सेप्ट है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो अभी देख लें। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप ऑप्शनली करना चाहें, अदरवाइज डेसिमल में आंसर आ जाएगा। आई वुड रिकमेंड के MCQs में डेसिमल वाला आंसर जो है वही यूज़ करें। इट इज़ मोर कन्वीनियंट व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटिंग फर्दर फिगर्स। ये आपकी अपनी चॉइस है। तो कंट्रीब्यूशन को सेल्स पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाता है। देखें ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है जी, सेल्स 4 लाख हैं, वेरिएबल कॉस्ट 240 हैं। 4 लाख ये देखें ये दो वैल्यूज़ हैं, माइनस 2,40,000 इज़ 1,60,000 इज़ योर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स 4 लाख। तो ये 40% आ गया। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो हमारे पास आ रही है 40%। तो मैं इसको 0.4 लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए ब्रेक इवन रेवेन्यू, हमें चाहिए ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स। तो ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशो। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS। अब देखें फिक्स कॉस्ट आपके पास इस क्वेश्चन में कितनी है, इट इज गोइंग टू बी 1,32,000 ये वाली। डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 0.4, इससे हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगी।
132,000 डिवाइड बाय 0.4, ब्रेक इवन सेल्स 3,30,000, जबकि एक्चुअल सेल्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन एज 4 लाख। ये देखें 4 लाख, दोनों का डिफरेंस ले लें, सीधा सीधा 70,000 का डिफरेंस आएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बना ए 70,000। लुक एट क्वेश्चन नंबर 29। अ बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू इज गिवन और कॉस्ट फिक्स कॉस्ट भी है, टारगेट प्रॉफिट भी है। व्हाट इज द सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट? देखो बेटे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो ये फार्मूला हमें दे देगा सेल्स। अब देखें फिक्स कॉस्ट कितनी है, आपको दी हुई है 180,000, यहाँ लिखें 180,000, प्लस कर दें टारगेट प्रॉफिट, तो वो आपको दिया हुआ है 1,40,000, 44,000, डिवाइड कर देते हैं सी एस रेशो पे। अब देखो सी एस रेशो क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करो तो आपको फिक्स कॉस्ट दी हुई है 1,80,000, ठीक है। अब आपको ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि जब भी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होती है तो या प्रॉफिट आता है या लॉस आता है या ज़ीरो आता है। तो ब्रेक इवन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं कंट्रीब्यूशन में से तो आपका आंसर ज़ीरो आता है, विच सिंपली मीन्स कि ब्रेक इवन के केस में फिक्स कॉस्ट ही कंट्रीब्यूशन होती है, यानी कि उसकी वैल्यू इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो कंट्रीब्यूशन है यानी फिक्स कॉस्ट जो है 180,000, हम इसको लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे एस यानी सेल्स के ऊपर, विच इज 3 लाख। देखते हैं क्या आता है। 180,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, इससे 0.6 आता है हमारे पास, इससे हमारे पास आंसर आता है 0.6। तो आप क्या करोगे, इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर 0.6 पे डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अभी कर लेते हैं। $540,000, देखें जी 540, ये बी आंसर बन जाएगा 540,000। Last but not the least is question number 30. Which factors should be considered when setting a budget? Availability of skilled labor बहुत ज़रूरी है, production capacity हाँ ये भी ज़रूरी है, quality of goods to be produced ये भी ज़रूरी है। तो मेरी निगाह में ए क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 2 and 3, क्वेश्चन नंबर 30 में 1, 2 and 3 ये तीनों ही आंसर्स होने चाहिए और वो मुझे ए में नज़र आते हैं 1, 2, 3। सो इन माई व्यू क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ए। ठीक हो गया। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन पेपर, दैट इज़ paper 1 to February March 2021. I hope you have understood this. If you have got any query, you can call me or contact me right away. God bless you.